क्या हो गया, क्या हो गया? आवाज आ रही बेटा? यस ठीक। पिछली क्लास में हमने वेक्टर फिनिश कर दिया था और वेक्टर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सारा कुछ कर लिया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर लिया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे। हो गया था ना कंप्लीट? याद है कहां तक किया था? हेलो, कहां तक किया था हमने बोले? सर मैट्रिक्स मेथड। हाँ, मैट्रिक्स मेथड कर लिया था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी किए थे। यस सर। हाँ यस सर। मतलब वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक ज्योमेट्री करनी है तो उसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे और फिर फिजिक्स शुरू कर देंगे। हाँ एक मिनट बस। हेलो, हाँ हेलो, यार आज दिखा पाओगे 3 बजे? हाँ हाँ। क्या? हाँ 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 3 बजे आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, और चाबी वगैरह अरेंज कर लेना यार, मतलब फिर हाँ ठीक ठीक। हाँ बेसिक ज्योमेट्री हमें स्टार्ट करना है। बेसिक ज्योमेट्री में बहुत सिंपल चीजें समझना है हमें।
जो बहुत आसान है, पॉइंट के फॉर्म में करते जाते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। देयर आर टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट के फॉर्म में लिखते जाना सारी चीजें। टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेट सिस्टम फर्स्ट है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दे आर एंटी क्लॉकवाइज इन साइकिल। दे आर एंटी क्लॉकवाइज इन साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है या पोजीशन को लोकेट करना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। यदि हम रैंडमली हवा में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट x1, y1 है, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सेकेंड जो है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और ये ओरिजिन। इनका भी जो सीक्वेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, कोई कहानी वहानी नहीं इसमें। एंटी क्लॉकवाइज और ये जेड एक्सिस, मतलब ये है कि यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स है तो ये वाई है, ये जेड है, मतलब साइकिल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यदि ऐसे कर दूंगा तो ये एक्स है तो ये वाई होगा और ये जेड होगा, तो साइकिल क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है। और किसी भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है या कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ये एक्सिस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हम बात करें तो यदि दो पॉइंट पता है, दो कोऑर्डिनेट पता है, यदि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पॉइंट ये है 1 और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट ये है पॉइंट 2 जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। सिमिलरली थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट ये है 1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ऐसा ही ये सेकेंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यदि मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस हो जाएगा √x2 - x1 स्क्वायर, सबको पता है, प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। और डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट हैं, ये हमें सारे के सारे डिस्कस करने हैं। आगे पॉइंट के फॉर्म में जो हमें इंपॉर्टेंस है, जो हमें पढ़ना है, वो हम डिस्कस करते जाएंगे। दोनों पॉइंट फटाफट कॉपी कर लो, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन दो पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ठीक, मिटा दो बेटा। यस सर।
ठीक, अब हम बात करें, एक टर्म आता है स्लोप। अब यहां पे एक टर्म आता है, नेक्स्ट पॉइंट सब पॉइंट के फॉर्म में कर जाते हैं, स्लोप। स्लोप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लोप बेसिकली क्या है, यदि कोई एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये कोई लाइन है, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी तो उसका tan उस एंगल का लेंगे, तो ये बोलते हैं स्लोप। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब ये जो थीटा है, थीटा के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज द एंगल, it is the angle made by line with positive x axis। जो हॉरिजॉन्टल, बेसिकली पॉजिटिव एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसका tan थीटा लेंगे, उसको डिफाइन किया गया है स्लोप। अब स्लोप लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। पहले तो इस थीटा की बात करें तो जो इस केस में ये थीटा 90 डिग्री से कम है, यदि लाइन ऐसे होगी तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब थीटा का रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ एंगल, तो रेंज ऑफ थीटा वो लाई करेगा आपका थीटा 180 डिग्री और 0 के बीच में लाई करेगा। तो इट इज अ रेंज ऑफ थीटा, वो डिपेंड करेगा लाइन कैसे। यहां से हमें पता है tan 0 का वैल्यू, tan 0 डिग्री का वैल्यू, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, 0 होता है। और tan 180 का वैल्यू भी 0 होता है। tan 180 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। और tan 90 का वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। मतलब मैं बात करूं, यदि थीटा का रेंज, यदि थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है, तब स्लोप जो होगा, स्लोप मतलब m मतलब tan थीटा, वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है। और जब थीटा का वैल्यू लेस देन 180 डिग्री रहेगा और 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, तो इस रेंज में कोई भी एंगल है तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यदि थीटा आपका 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो इस सिचुएशन में स्लोप जो होगा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, वो आपका 0 रहेगा। इस सिचुएशन का मतलब है वो लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के यदि पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो ये हमने थोड़ा स्लोप के बारे में जनरल चीजें समझी। और स्लोप डिफाइन कैसे किया गया है, tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन और विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो जो tan थीटा का वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन का बेसिक डेफिनेशन है। और इसका वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, कब 0 होगा, कब नेगेटिव होगा, वो हम tan की वैल्यू के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या क्लियर है ये वाला पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. कॉपी कर लो फटाफट। मिटा दूं?
Yes, sir. ठीक, अभी तो मैंने सिंपली tan थीटा के फॉर्म में लिख के देखा। अब जरा हम चेक करते हैं लाइन, यदि पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, स्लोप या कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऐसे कर लो, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब m मतलब tan थीटा इन टर्म्स ऑफ इफ या फिर इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल से पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। यदि ये है आपके पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और लेट्स से कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है x1, y1 और ये वाला पॉइंट है लेट्स से x2, y2, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, ये लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा दैट विल बी द स्लोप। तो लेट्स से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो जो tan थीटा होगा वही स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा? इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान देना। ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x2 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये y1 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये y2 है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं तो ये x2 माइनस x1 के बराबर होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये y2 माइनस y1 के बराबर होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब यदि ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में tan थीटा यदि लिखूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 minus x1, it will be the slope of line formed by these 2 points x1 y1 and x2 y2. Yes or no? कोई कंफ्यूजन? No, sir. गुड, कॉपी करते जाओ फटाफट। तो हम इस तरीके से स्लोप ऑफ लाइन हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, यदि हमें कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करें। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? मिटा दूं इसको? यस सर। ओके, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखनी है उसको जरा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स, ये है x1, y1, और एक पॉइंट ये है x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनेगी, इट विल बी द लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसका स्लोप लिख लेंगे। तो स्लोप जो होता है हमें पता ही है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अभी देखा, डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, इसका मतलब क्या है, जरा ये आएगा कैसे, जरा चेक करते हैं।
इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है कोई वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में हमें लेके आना। ये x1, y1 और x2, y2 देयर आर 2 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनेगी और ये पॉइंट तो हमें गिवन है। यदि मैं ऐसे समझूं कि इसी में लाइन में कोई जनरल पॉइंट ले लूं, इसी लाइन में एक कोई जनरल पॉइंट ले लूं, लेट्स से वो जनरल पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिया, कोई जनरल पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये कोई जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। ये हमें पता है, यदि मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ऐसे ही मैं यदि इसी ट्रायंगल को ऐसे बढ़ा लूं तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। और यदि मैं सिमिलरिटी से बात करूं तो इन दो पॉइंट लेके यदि स्लोप लिखूं तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये लेंथ y2 माइनस y1 है, और यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो x2 माइनस x1 है, लॉजिक समझ लो ठीक से। और यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो हो जाएगा x माइनस x1, किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो बोल देना। और यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ की बात करूं तो वो हो जाएगा y माइनस, वो हो जाएगा y माइनस y1। यदि मैं छोटे वाले ट्रायंगल को लेके tan थीटा लिखूं तो छोटे वाले ट्रायंगल को लेके tan थीटा लिखूंगा तो y2 माइनस y1 होगा और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 के बराबर होगा। और बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से tan थीटा लूंगा, थीटा तो वही रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू भी वही होना चाहिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बड़ा वाला बेस हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, ये स्लोप का वैल्यू होगा। अच्छा, और भी चेक करते हैं। यदि मैं इन पॉइंट की बात करूं, ये मतलब यहां से यहां तक की बात करूं तो ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा आपका x2 माइनस x माइनस x2। चेक करते जाना, किसी में कंफ्यूजन हो तो बोल देना x माइनस x2। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका y माइनस y2। और यदि ये थीटा है, ये थीटा तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इस ट्रायंगल को लेके यदि tan थीटा लिखूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा y माइनस y2, बेस हो जाएगा x माइनस x2। तो ये y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2। तो ये स्लोप मैंने जनरल पॉइंट लेके ऐसे स्लोप लिख सकता हूं। ये दो स्लोप लिख लिया गिवन पॉइंट से, एक जनरल पॉइंट x, y माना था तो उसके स्लोप को स्लोप में ऐसे लिख सकता हूं। और ये तीनों वैल्यू ऑफ स्लोप क्या है, सही है, यदि x और y जो है वो इसी लाइन में पॉइंट है तो यदि मैं इन दो पॉइंट को यूज करके लिखूं तो इन दो पॉइंट करके जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो आएगी आपका, वो हो जाएगा y, मैं रीअरेंज कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस y1, y माइनस y1 इस और इसको वैसे ही रख रहा हूं इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस x1। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। यदि मैं इन दोनों को यूज करके लिखूं, इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को यूज करके इक्वेट करके लिखूं तो y माइनस y2 को वैसे ही रहने देता हूं, y माइनस y2 को वैसे ही रहने दूं, इज इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और इधर x माइनस x2। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है।
ये इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट को यूज करके यूज किया है, y1 और x1 और y1 को और स्लोप को यूज करके लिखा है। ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है मैंने x2 और y2 को यूज करके एंड स्लोप ऑफ लाइन को यूज करके लिखा है। दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन से दोनों से आंसर सेम आएगा, जो लाइन बनेगी वो दोनों से एक ही इक्वेशन आएगी और वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो देयर आर, हम दोनों को यूज करके लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को यूज करके लिख सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकता हूं मैं, y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x2। इस y2 को इधर भी लेके आ सकता हूं मैं, तो इसको लिख दूंगा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ध्यान देना ठीक से, डिवाइड बाई बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है, इंटू x, और y2 को इधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा y2, और ये टर्म तो रहेगा ही रहेगा, माइनस y2 माइनस y1 इंटू x2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस ब्रैकेट को और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जल्दबाजी नहीं करना है, इंटू x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इधर आ जाएगा y2 x2 और माइनस, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट, अभी भी नहीं आ रहा, नेटवर्क तो सही आ रहा है यार। यस सर, आ रहा ठीक। यस। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये y2 x2 यहां लिख ही देता हूं, क्रॉस इसको एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा y2 x2, देखते जाना आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, माइनस y2 x1, इसलिए मैं कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं, सारा कुछ लिख रहा हूं। इसको लिखूंगा तो माइनस y2 x2, ये प्लस y1 x1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यहां से y2 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा y इज इक्वल टू, चेक करते जाना कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना कर दी हो मैंने, ये आपकी जिम्मेदारी है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x प्लस, इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसमें x1 कॉमन आ सकता है तो x1 कॉमन लिया, ये हो जाएगा y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, चेक कर लो क्या यही बचा है, चेक कर लेना, देख लेना कैलकुलेशन, किसी स्टेप में कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। यस और नो? क्लियर है? यस सर, Yes, sir. ठीक, गौर से देखो, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू m प्लस m और ये x प्लस इसको एक कांस्टेंट नाम दे दिया c, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये है और ये क्या है, इसको बोल रहा हूं मैं क्या, c, इसको क्या बोल रहा हूं, c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। जरा इसको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं यही आता है कि नहीं आता है, जरा एक बार चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करूं, ध्यान देना, y माइनस y1, मैं y को इधर ही रखता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं,
y1 को उधर ले जाऊंगा और ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x और प्लस y1 को उधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ रहेगा तो माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x प्लस, ध्यान देना यहां पर आ जाएगा y1 x1 नेगेटिव का y1 और यहां पर y1 x1 पॉजिटिव होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको फाइनली लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा y1 x2 प्लस y1 x1, उसको लिखूं तो माइनस y2 x1 प्लस y1 x1 होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और ये y1 कैंसिल क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये प्लस ये माइनस होगा, देख नहीं रहे हो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आया y इज इक्वल टू y2, बेटा अटेंटिव रहो यार, ये कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये कैंसिल हो गया, प्लस यहां से जो कॉमन आ जाएगा x1 y1 y1 x2 y1 x1 y2 x1। कैलकुलेशन ठीक है यार, चेक करो जरा, मैंने यहां पर गड़बड़ लिख दिया है, देखो वो इसीलिए तो बताते नहीं हो यार तुम लोग। ये x2 रहेगा यहां पर, सर ये अब भी देखो। हाँ थोड़ा अटेंटिव बैठो बेटा, अब मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं कैलकुलेशन में, इसलिए अटेंटिव रहोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं कुछ भी मैं लिखता जाऊंगा फायदा क्या है। x1 यहां पर हो जाएगा ये y1 x2 माइनस y2 x1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। देखो क्या वही इक्वेशन आई जो पहले आई थी, चेक करो, y इज इक्वल टू ये x रहेगा यहां पर mx प्लस c, जो इक्वेशन, तो किसी भी कोऑर्डिनेट को यूज करके आप लिख सकते हो, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से इक्वेशन सेम आ जाएगी। क्लियर, यस और नो? यस सर। कॉपी करो फटाफट, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर देखते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चाहे आप x1 y1 यूज करके लिख लो या फिर x2 y2 यूज करके लिख लो, कैसे भी करके लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों से क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रब करूं? यस सर। Yes, sir. ठीक, और भी देखते हैं कैसे, ही तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लिया, और भी तरीके हैं लिखने के, सारे हम फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब आप फिजिक्स पढ़ोगे।
हाँ, जैसे तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने देखा कि यदि कोऑर्डिनेट पता है तो कैसे लिखना है। यदि ऐसे है, और भी सिंपल तरीका देख लेते हैं। और भी कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जल्दी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये a,0 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,b है। a,0 का मतलब है यहां से, और यह जहां कट कर रहा है वो डिस्टेंस a है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस क्या है, इसका b है। इसका ये मतलब है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें लिखना है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, और इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब जो लाइन है जो x एक्सिस पे जहां पे कट करेगी उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और जो लाइन है y एक्सिस पे जहां पर कट करेगी उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। यदि मैं इसका स्लोप लिखूं तो स्लोप वही, इसको x2y2 बोल देता हूं, इसको x1, तो y2 माइनस y1 स्लोप इज इक्वल टू y2 मतलब b माइनस 0 डिवाइड बाई x2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a। चेक करना क्या ये स्लोप सही लिखा है, जल्दी बोलो, क्या ये स्लोप सही लिखा है? यस और नो? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और Yes. कोई एक जनरल पॉइंट ले लो x, y, तो जनरल पॉइंट के हिसाब से स्लोप देखूं तो हो जाएगा y माइनस y2, कोई भी कोऑर्डिनेट लेके कर सकते हो, y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2, x माइनस 0, कोई भी कोऑर्डिनेट लेके कर सकते हो। आंसर में हमने देख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू y माइनस बी डिवाइड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए बी। यहां से ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। कैलकुलेशन बहुत गौर से ध्यान देना। यदि मैं ए बी से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, इधर भी ए बी से डिवाइड कर दूं, इधर भी ए बी से डिवाइड कर दूं, तो ये बचेगा y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। इसी को और थोड़ा सा लिखता हूं, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आता सब वहीं से है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन मतलब कहने का है यदि इंटरसेप्ट गिवन है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है। x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? कोई कंफ्यूजन बोलो? तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हो वेयर a एंड b आर द x एंड y इंटरसेप्ट। तो डायरेक्टली आप यदि इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आध एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट, रब कर दूं, मिटा दूं? Yes, sir. ओके।
हाँ, अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से, फटाफट मुझे करके बताओ। देर आर 2 पॉइंट 1 इज इक्वल टू 2,3.2 -1,4. Find equation of line. Find equation of line. जल्दी से। Example 2. If x and y intercept are 4 and -2 respectively, then find equation of line. Find equation of line. जल्दी से बता दो, बिल्कुल सिंपल सा है, बस करना था इसलिए वहां पर लिख दिया है, बाकी कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ सिचुएशन है नहीं। पहला वाला आया? सर कर रहे हैं। हाँ, कर लो। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. इट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वो अलग बात है। इसमें y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप लिखते हैं यहां पर, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1, क्योंकि पहला वाला कोऑर्डिनेट लेके कर रहे थे। सिंप्लीफाई कर लो, करना है तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां से 1, तो -1/3 x, ये प्लस 2/3, तो यहां से y इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 9, 11, 9, 10, 11, 11/3। चेक करो क्या यही आया इक्वेशन ऑफ लाइन? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है? No, sir. गुड। तो ये हमने कुछ देखा, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह की हमें जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे निकालना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म ही देख ली हमने, और यदि कोऑर्डिनेट पता है तो कैसे निकालते हैं। और इंटरसेप्ट फॉर्म भी कोई नई चीज नहीं है, वो भी कोऑर्डिनेट से ही आता है, क्योंकि इंटरसेप्ट पता है मतलब 2 पॉइंट पता है, लेकिन लिखने का तरीका सिंपल सा है, क्योंकि ये हमने देख लिया है जनरल मेथड से। मिटा रहा हूं, रब करूं? Yes, sir. ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डिग्री इक्वेशन की बात करते हैं। 2 डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो हम जनरली यूज करना पड़ता है फिजिक्स में। 2 डिग्री इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, कोई नई चीज नहीं है, 10th में सब कोई पढ़ता है 2 डिग्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन की बात करें, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
मतलब ये क्या दिया है, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन है। x में जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स में जो अभी लाइन पढ़ रहे थे हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वहां पर क्या था, वहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 थी, तो वो 1 डिग्री इक्वेशन है, और एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 1 डिग्री इक्वेशन होती है। ये 2 डिग्री इक्वेशन है, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे वो अलग ढंग का आता है। इसका जो ग्राफ आता है वो पैराबोलिक ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है, पैराबोलिक ग्राफ। मतलब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन को, स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू mx, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसके ग्राफ को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ, ग्राफ या सिंपली पैराबोला। पैराबोला। अच्छा, यहां पे एक आध चीजें समझनी है। हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री रिप्रेजेंट करता है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x रिप्रेजेंट डिग्री, represent degree of equation, degree of equation। यहां पर a b c जो है, these are the constant, are constant, these are the constant। ए के बारे में एक खास कंडीशन है, ए कैन नॉट बी जीरो, ए कैन नॉट बी जीरो। उसका रीजन ये है कि यदि ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर में जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो जो y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यदि इसको 2 डिग्री इक्वेशन बने रहना है, 2 डिग्री इक्वेशन बने रहना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहना है, तो ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बी एंड सी के बारे में बात करें तो बी और सी के बारे में बात करें तो बी एंड सी मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव ऑल्सो। ए की बात करें तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट कांट बी जीरो, बट कांट बी जीरो। क्योंकि जीरो का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, यदि ये जीरो हो गया तो फिर ये 2 डिग्री इक्वेशन ना होके 1 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी, और वो फिर पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे यदि रूट्स की बात करें तो इफ y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, हम x एक्सिस पे हैं, इमेजिन कर पा रहे हो। यदि मैं इमेजिन करो, यदि ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y जीरो होने का मतलब क्या है, आप यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो, यहां पर ऊपर जाओगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो y का वैल्यू कम होगा। मतलब ये जो x एक्सिस है ये y इक्वल टू जीरो है, मतलब x एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा वहां पर y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो y इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यदि y जीरो रख दिया तो करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू होंगी जहां पर
ये ग्राफ क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। यदि y इक्वल टू 0 रखने का मतलब हम कहां पर हैं, x एक्सिस पे हैं, तो मुझे ये मिल जाएगा कि x एक्सिस पे, ये x एक्सिस के, तो यहां से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस ग्राफ कट x एक्सिस। बात समझ आई ना? तो यहां से द वैल्यू, यहां से हमें जो वैल्यू ऑफ x मिलेंगी, द वैल्यू ऑफ x, the value of x for which y equal to 0, that values of x are known as roots of the equation. Roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. गुड। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो वैल्यू ऑफ एक्सेस हैं जहां के लिए y 0 हो रहा है, तो दिस वैल्यू ऑफ एक्सेस आर नोन एज रूट ऑफ इक्वेशन। यहां पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक टर्म है जो डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, यहां पे यदि हम बात करें रूट्स ऑफ इक्वेशन की, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 रखूंगा तो देयर विल बी 2 पोजीशंस वेयर दिस ग्राफ कट ऑन x एक्सिस। तो जो रूट्स ऑफ दिस ग्राफ होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वो x1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा रूट जो होगा वो होगा माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मतलब एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो दीज आर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x1 and x2 where this graph intersect on x axis. तो these are the roots of equation। इतना कॉपी कर लो, समझ लो, इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस और आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार सोच लो अच्छे से, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, कॉपी कर लो, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस अभी और करने वाले हैं। अभी बहुत छोटे छोटे टर्म डिफाइन किए हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। रब कर दूं बेटा? कॉपी कर लिया हो तो ठीक। अभी हमने देखा, मैं फाइनली पॉइंट कंक्लूड कर देता हूं। हमारे पास ये इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 0 रखा,
तो हमारे पास x1 का वैल्यू आया -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और x2 दीज आर द रूट्स -b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और हमने एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात की थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होगा आपका b² माइनस 4ac। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -b प्लस रूट ओवर D डिवाइड बाई 2a, और इसको लिख सकता हूं -b माइनस रूट ओवर D डिवाइड बाई 2a। अच्छा, अब समझते हैं कि करके इन पॉइंट्स को। ये 2-3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। यहां पे यदि ये D यहां पर रूट में ध्यान से देखना, यदि आपका D का वैल्यू यदि 0 हो जाए, इफ D इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि b² इज इक्वल टू क्या हो जाए, 4ac के बराबर हो जाए। यदि ऐसा है तो ये रूट वाला वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा -b/2a, यहां से भी -b/2a। इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू -b/2a होगा। मतलब ये है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, मतलब वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक, इफ d is greater than 0, it implies that root over d का वैल्यू greater than 0, it implies that, अब रूट ओवर d greater than 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और रूट का वैल्यू पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्योंकि रूट कभी भी रूट का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब ये है रूट्स आर डिस्टेंट, मतलब x1 इज इक्वल टू -b प्लस रूट ओवर d डिवाइड बाई 2a। समझ लेना ठीक से, ये मैथ में भी आपके काम आएगा। इज इक्वल टू -b माइनस रूट ओवर D डिवाइड बाई 2a। मतलब कंक्लूड करें, कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। यहां पर एंड रियल भी लिख लो, रियल। तो यहां पर रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। तो एक और d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वल होंगे और रियल तो होंगे ही होंगे। इफ d is less than 0, it implies that root d, अब रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू है, मतलब वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तब शायद वहां और डिटेल में आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या है, इट इंप्लाइज दैट इट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर है आपका, 11th में होगा या 12th में होगा, मैथ में पढ़ोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं, रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अनइक्वल एंड इमेजिनरी, इसका मतलब हुआ रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट का मतलब है
कि कोई वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 0। इमेजिनरी रूट का मतलब क्या है? मतलब वो जो ग्राफ है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट यार, अब नेटवर्क थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ा जाता है। अभी आ रही है या आ जाएगी? यस सर। लास्ट वाले पॉइंट को समझो ठीक से। इफ d इज लेस देन 0, इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप पढ़ने वाले हो 11th या 12th में, मैथ में पढ़ोगे डिटेल से, बस यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूं मैं। इसका मतलब रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें y इक्वल टू 0 रखने पे कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ x नहीं मिलेंगी। देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच x फॉर विच y इक्वल टू 0। मतलब ये जो ग्राफ है कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इमेजिनरी रूट का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि if y equal to 0, if y equal to 0, then there is no value of x. There is no value of x. No value of x for which y इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि y इक्वल टू 0 भी रख देंगे तब भी हमें कोई वैल्यू ऑफ x ऐसा नहीं मिलेगा, या ऐसी वैल्यू ऑफ x मिलेंगी ही नहीं जिसके लिए वो क्या करे, x एक्सिस को कट करे ये ग्राफ। ये बात समझ में आएगी नहीं? फटाफट कॉपी करो सारे पॉइंट। अभी ग्राफिकली भी देखेंगे, डोंट वरी। पहले ये लॉजिकली ये सारी चीजें पॉइंट समझ लो और कॉपी करो फटाफट। और किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बोल दो, डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें काफी चीजें डिस्कस करना है, हो सकता है कुछ थोड़े बहुत डाउट होंगे तो वो आगे अपने आप क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत चीज डिस्कस करनी है हमें ग्राफिकली वगैरह। अच्छा, यहीं पे इक्वेशन में रूट की बात करते हैं तो देयर आर टू वैल्यू ऑफ रूट x1 एंड x2। तो जो सम ऑफ रूट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बोलो? दोनों ऐड कर दोगे तो ऐड करके देख लो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का मतलब x1 प्लस x2, चाहे x1 x2 हमारे पास वैल्यू है, आप ऐड करके देख लो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए x1 इंटू x2, चाहे तो दोनों x1 x2 को मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। रब करूं? बोलो। यस सर। ठीक, ठीक। अब ग्राफिकल एनालिसिस की बात करें, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, जरा चेक करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन मानी थी हमने, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और ये बता ही चुका हूं, a आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि ऐसे लिखा है, समझना, ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब है ओपनिंग ऑफ दिस पैराबोला, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री इक्वेशन क्या बोलते हैं, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो यदि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका मतलब है, देख के समझना है, जब इसका x का वैल्यू रखोगे करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू लेट्स 0 माना, तो y का वैल्यू कुछ c आ गया, फिर कोई दूसरा वैल्यू ऑफ x दिया, फिर y का वैल्यू आ गया, फिर x का कुछ वैल्यू दिया, फिर y का वैल्यू आया। जब वो सारे पॉइंट प्लॉट करोगे तो जो ग्राफ बनेगा उस पैराबोला का, वो ओपनिंग उसकी जो होगी वो क्या होगी, अलोंग y एक्सिस होगी। तो यदि ये इक्वेशन दी है, इसका मतलब है ओपनिंग ऑफ पैराबोला, ओपनिंग ऑफ पैराबोला, पैराबोला along y एक्सिस। समझना ठीक से, ओपनिंग ऑफ पैराबोला along y एक्सिस मतलब ऐसे भी हो सकता है, यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। मतलब जो ओपनिंग होंगी वो किधर होंगी, y के होंगी, पॉजिटिव y के अलॉन्ग होंगी या फिर पॉजिटिव x के अलॉन्ग होगी। मतलब y एक्सिस यदि है तो मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है और नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है और नेगेटिव y एक्सिस के भी अलॉन्ग हो सकती है। तो ये देख के आपको आइडिया लगाना है, क्योंकि ये प्लॉटिंग है, आप जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो ओपनिंग जो होगी वो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगी या फिर नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग। हाँ, इसी में इफ ए पॉजिटिव है, ए यदि पॉजिटिव हो जाएगी तो जो ओपनिंग होगी वो ओपनिंग जो होगी, ओपनिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। सब डिस्कस करेंगे अभी और डिटेल में। यदि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यदि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाऊंगी। यदि इफ ए लेस देन 0 है तो जो ओपनिंग होगी along negative y axis होगी, opening will be negative y axis, opening will be negative, opening along negative y axis। मतलब ऐसे भी हो सकता है, कट भी कर सकता है, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, वो अलग बात है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो जल्दी बोलो फटाफट। पक्का? हाँ, ये प्लॉट करना पड़ता है, वैल्यू प्लॉट करके आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यदि ऐसे लिखा है, समझना, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये देख के क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जल्दी बोलो, ओपनिंग किधर होगी? बोलो। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो ओपनिंग y के, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? Yes, sir. यार सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ बिल्कुल सही दिखा रहा है। तुम्हारे यहाँ क्लियर है? मेरे यहाँ तो चेक करो, अभी आ रहा है सही?
सर पॉजिटिव एक्स की तरफ। नहीं, along x axis, along x axis, हाँ, x along x axis। axis। हाँ, opening will be opening of parabola along x axis, along x axis, और वो पॉजिटिव x axis के along भी हो सकता है, पॉजिटिव x axis के along भी हो सकता है, और नेगेटिव x axis के along भी हो सकता है, नेगेटिव x axis के along भी हो सकता है। फिर वही if a is greater than 0, then opening along positive x axis, opening along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और यदि इफ ए लेस देन 0 है तो ओपनिंग along नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे सिचुएशन बनेगी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये देख के समझना है कि ये देख के समझना है आपको कि ओपनिंग ऑफ पैराबोला किस डायरेक्शन में होगा या कैसा ग्राफ बनना चाहिए। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। मिटा दो, मिटा दो, यस नो सर। सर। यस सर। कॉपी करो जल्दी से। यस सर बेटा। अब इसी में हम देखें कि फिर वहीं से शुरू करते हैं और सारे ग्राफ वगैरह एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओपनिंग के बारे में पता ही है आप, किधर होगी? जल्दी बोलो, किधर होगी ओपनिंग? ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ओपनिंग along y एक्सिस, अभी डिस्कस किया है। ठीक, d का वैल्यू x1 प्लस x2 भी हमने देखा, वो माइनस b बाई ए है, और x1 इंटू x2 देखा, वो c बाई ए है। और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ठीक, अब हम देखें ग्राफ की पॉसिबिलिटीज। हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं
if a is greater than 0, तो इसका मतलब है opening will be along positive y-axis, opening along पॉजिटिव y-axis। ध्यान देना ठीक से। अच्छा, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग अलोंग पॉजिटिव y-axis की बात करूं, y-axis x-axis, एक सिचुएशन ये बन सकती है, x-axis को कट ही ना करें जब a पॉजिटिव है, तो ओपनिंग तो पॉजिटिव y-axis के अलोंग होनी है। दूसरी सिचुएशन बन सकती है कि ये y-axis है और ये टच करते हुए जाए, ऐसे टच करे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इस तरफ टच करे, यहां टच करे। यहां पॉजिटिव एक्सिस में टच कर रहा है, वहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में टच कर रहा है। आर यू एनालाइजिंग द ग्राफ? मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कट करे दो जगह, ऐसे दोनों पॉजिटिव में भी कट कर सकता है, या फिर मतलब ये x1 होगा तो ये x2 होगा, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि दोनों ये x1 हो ये x2 मतलब दोनों जगह नेगेटिव एक्स एक्सिस में कट करें। ओपनिंग सबकी अपवर्ड है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक नेगेटिव तरफ कट करे और एक बार पॉजिटिव एक्सिस में कट करे। क्या बताओ, इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? सोचो अच्छे से। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कब होगी? एक ग्रेटर देन 0 तो मैंने बाय डिफॉल्ट मान लिया है। ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जल्दी बोलो। जब d का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, इमेजिनरी रूट। ये वाली सिचुएशन कब होगी? जब d का वैल्यू 0 हो। अभी d के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यही x1 होगा और यही x2 होगा, क्योंकि x1 x2 दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये वाला भी कब होगा? जब d इक्वल टू 0 होगा। ये वाला कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 होगा। और ये कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 होगा। और ये भी कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 होगा। जल्दी बोलो। Yes, sir. पक्का? ए के बारे में तो मैं पहले डिसाइड कर चुका हूं, अपवर्ड पैराबोला। अच्छा ठीक है, ये तो इमेजिनरी रूट, मतलब कोई x और y, मतलब कोई भी x1 x2 की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला जो ये है, रूट जो होंगे वो x1 इज इक्वल टू x2 दोनों बराबर होंगे और वो माइनस b बाई ए होगा। क्या यही आ रहा था समाप्त रूट? अब ध्यान देना, यहां पर मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, ए तो हर जगह पॉजिटिव माना है, क्योंकि भाई कंडीशन ही मैंने ली थी। ये ए तो हर जगह पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव, मैं यहां भी लिख देता हूं ए तो हर जगह पॉजिटिव है, क्योंकि ओपनिंग मैंने कहां मानी है, अपवर्ड। तो ए तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव है, जितने भी केस में एनालाइज कर रहा हूं यहां पे। अब इसमें जरा थोड़ा देखो, ध्यान देना, ए पॉजिटिव है और ये x1 x2 ये है, तो ये x1 और x2 का वैल्यू पॉजिटिव। ग्राफ देखो और ग्राफ में देख के बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ग्राफ के हिसाब से।
सर आपने ये लिखा है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू माइनस b इसको बाई भूल टू जाओ, ए। b बाई ए होता है ना ये, x1 इज इक्वल टू x2 सम, सॉरी सम ऑफ, बी माइनस बी बाई टू ए होता है। हाँ हाँ, टू ए होता है। अच्छा ग्राफ देख बताओ, ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको? ये x1 x2 पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, और ए तो पॉजिटिव है ही, तो यदि इस x1 x2 को पॉजिटिव होना है तो b का वैल्यू इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए बेटा? यदि इसको पॉजिटिव होना है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। हाँ, तो इस सिचुएशन में यदि ऐसा ग्राफ बन रहा है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए? इस सिचुएशन ऐसा ग्राफ बनने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यहां पर भी एक रूट है और x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होता है, क्योंकि जब b इक्वल टू 0 है तो यहां पर ये वैल्यू क्या है? रूट क्या है? नेगेटिव की पॉजिटिव? सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। नेगेटिव। सर नहीं हुए फ्रीज। नहीं यार, अब तुम्हारा नेटवर्क, नहीं हुआ। हाँ ठीक है। यहां पर नेगेटिव रूट आना है तो a तो हमें पता है पॉजिटिव है, तो b क्या हो जाना चाहिए? बोलो, ये सिचुएशन ऐसा ग्राफ बनने के लिए b सर आपकी क्या आवाज होना नहीं आ चाहिए? रही। पॉजिटिव। सर भी पॉजिटिव। b का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी x1 इज इक्वल टू x2 का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आ रही है आवाज सबको? यस सर सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही। बेटा तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, यदि कुछ लोगों को आ रही है ना, इसका मतलब सही है। यदि मेरे एंड पे प्रॉब्लम होती तो कहीं भी आवाज नहीं आती, तुम लोगों को किसी को नहीं आती, तो आ जाएगी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्शन में। अच्छा यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखा जाए तो सर अब आवाज तो आ रही है लेकिन आपकी वीडियो नहीं आ रही। बेटा बाकी लोगों में आ रही वीडियो की सिर्फ किसी को नहीं आ रही? यस सर आ रही है। तो बेटा फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टाइम दो, सही हो जाएगा वो। मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। यहां पे देखा जाए, अब जरा देखते हैं, x1 प्लस x2, यहां पर x1 x2, ये x1 है ये x2 है, तो सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए। आपकी ध्यान वीडियो देना, ब्लर आ रही है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए हम देख चुके हैं। ये फिगर बताओ, ग्राफ देख के बताओ, x1 x2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। अच्छा x1 x2 पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या होना चाहिए? सम पॉजिटिव। a का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलो। नेगेटिव। गुड। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि ये सिचुएशन ऐसा ग्राफ बनना है तो b का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। चलो दूसरी बढ़ते हैं, बात दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दो पॉजिटिव नंबर है x1 और x2, है कि नहीं? तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। बोलो। पॉजिटिव। a का वैल्यू पॉजिटिव है और यदि ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव होना है तो c क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। पॉजिटिव होगा। तो c क्या आना चाहिए? मतलब यदि ऐसा ग्राफ बनना है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये कंडीशंस Yes, sir. वगैरह? यस Yes, सर। sir. यहां पर देखें, यहां पर x1 x2, यहां पर समेशन ऑफ रूट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहां पर दोनों x1 और x2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ग्राफ में जरा देखो। सर दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव हैं, तो सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर क्या होना चाहिए?
सर नेगेटिव। ए का वैल्यू पॉजिटिव है ही है, तो बी का इस नंबर को नेगेटिव होना है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये सम नेगेटिव आएगा। यस सर। अच्छा, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c बाई ए है, और ये x1 x2 दोनों नेगेटिव हैं। x1 x2 क्या है? x1 x2 दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। तो दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए c क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। लास्ट पे आते, यहां पर x1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x1 x1 नेगेटिव। पॉजिटिव। इज इक्वल टू माइनस बी बाई पॉजिटिव ए। एक नेगेटिव। अब यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। और पॉजिटिव कब होगा? अब यहां पर देखो, दो नंबर का सम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सम पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? ए तो पॉजिटिव है ही, जब बी का वैल्यू लेस देन 0 हो तब पॉजिटिव होगा, और जब बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब सम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस और नो? पक्का? आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज। गुड। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जल्दी बोलो। नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। ए तो पॉजिटिव है, तो सी क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए यदि ऐसा ग्राफ बनना है तो। क्लियर है पूरी एनालिसिस? यस सर। यस सर। गुड। अब सेम चीज होमवर्क है आपकी। होमवर्क ये है कि सारी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ, जैसे मैंने ये कंडीशन निकालनी है ए बी और सी में सारा कुछ, आपको होमवर्क है आपके लिए। इफ ए इज लेस देन 0 है तब ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, और ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करना है, और जैसे मैंने पूरा एनालाइज किया है वैसा करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो तुम्हारा स्टूडेंट ग्रुप है, उस पर पोस्ट करना है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यस और नो? करोगे? यस सर। यस सर। चलो, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। नया नहीं शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास की वीडियो डाल देना। हाँ, दोनों डाल देता हूँ, पिछली क्लास में डाल दूंगा, आज डाल दूंगा। ठीक है? ओके सर। तो ये इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है? चलो, थैंक यू। सर। हाँ बोलो बेटा। आपने एक फॉर्म भेजा था ग्रुप पे, वो सबको हाँ, भरना है? वो फॉर्म मैं रेक्टिफाई करके दोबारा भेजता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? और वो फॉर्म भेजूंगा तो उसमें सारे मेल वेल आपको डाल देना, तो आपको वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है? और वो जो उसमें बैच नंबर डालना था, वो किस चीज का बैच था? वो मैं नया भेजूंगा, तो उसमें आपके जो आपका होगा वही वो हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना? डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, नया भेजूंगा मैं। ओके, थैंक यू।